कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो आज का टॉपिक हमारे पास है रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ थ्री बैंड्स। देखो थ्री बैंड्स में ना हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, हमने पी ब्रांच के बारे में पढ़ा है, आर ब्रांच के बारे में पढ़ा है और आज हमने पढ़ना है क्यू ब्रांच के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों ब्रांच के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यू ब्रांच के बारे में जो कुछ उसके सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, हम पहले जनरल वेव नंबर फॉर्मूला देखेंगे, हमारे पास क्या होता है रोटेशनल बैंड के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। फिर हमने सिलेक्शन रूल देखना है, ठीक है ना। फिर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अपना क्यू ब्रांच स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद पैराबोलिक इक्वेशन देखेंगे और पी ब्रांच के साथ साथ हम एम ब्रांच की पैराबोलिक इक्वेशन देखेंगे। फिर वर्टेक्स पोजीशन एंड बैंड हेड क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसको देखना है। फिर पोजीशन ऑफ बैंड हेड हमने देखना है। फिर हम एनालिसिस करेंगे क्यू ब्रांच का और फिर हम बैंड ओरिजिन की वैल्यू निकालेंगे क्यू ब्रांच की मदद से। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हमें फोर्टेट पैराबोला भी पढ़ना है, क्यू ब्रांच का फोर्टेट पैराबोला किस तरीके से होता है, ठीक है। और हम स्पेक्ट्रा भी देखेंगे क्यू ब्रांच में, स्पेक्ट्रा। समझ में आई बात। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट ठीक लग रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि देखो ट्रांजिशन जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशनल स्टेट। और दो वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में क्या होता है, रोटेशनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो मिलता ही है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हमारे पास मिलता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में पी और आर ब्रांच हमने पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है क्यू ब्रांच। अब ध्यान से देखो, कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो होती हैं हमारे पास मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो मॉलिक्यूल्स के होते हैं ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होता। अब कहने का मतलब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होता। यदि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है तो मेरे पास क्या मिलेगा, पी ब्रांच मिलेगा और आर ब्रांच मिलेगा। यदि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, जो ट्रांजिशंस हो गए यानी डेल जे +1 और आर ब्रांच में डेल जे -1, ये ट्रांजिशंस मुझे मिलेंगे यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या सिमेट्रिक है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक नहीं है तो मुझे क्या मिले, कौन से ट्रांजिशन मिलेंगे, डेल जे = 0। समझ में आया मैंने क्या कहा। यदि नोट, ठीक है ना, नोट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, यदि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं है तो मेरे को डेल जे = 0 मिलेंगे, या मैं कह सकता हूँ मेरे को क्यू ब्रांच मिलेगा। समझ में आया ध्यान से, ठीक है ना। तो क्यू ब्रांच मिलेगा, या हम ऐसे, ठीक है। और हमारे पास यदि क्या होता है, सिमेट्रिक टॉप मॉडल, यदि रोटेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो रोटेशन है, मेरे पास मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा। यदि वो सिमेट्रिक टॉप मॉडल की तरह रोटेट करेगा तो उस केस में यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो मुझे पी भी मिलेगा, क्यू भी मिलेगा और आर भी मिलेगा, लट्टू की तरह यदि घूमेगा मॉलिक्यूल। समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो वही हमने पढ़ना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, मैंने बताया यदि सिलेंड्रिकल नहीं है तो उसके पास एक कंपोनेंट भी होता है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स, मान लो मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक एटम मेरे पास ही हो गया, एक एटम मेरे पास ही हो गया, और इसका जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इतना रिजिड होता है कि इसके अबाउट रोटेशन नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये रोटेशन नहीं होता, इसके अबाउट बिल्कुल रोटेशन नहीं होता। तो इस कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट भी नहीं मिलेगा हमें जब रोटेशन ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो नॉन सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है उनमें रोटेशन भी होता है, जिसकी वजह से एंगुलर कंपोनेंट हमें मिलता है, ठीक है ना। रोटेशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट तो हमें मिलना ही है। तो यदि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक टॉप मॉडल होते हैं ना, उसमें हमें क्यू ब्रांच तो मिलता है, किसके अलावा, आर और पी ब्रांच के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जो क्यू ब्रांच होती है वो बहुत ही पास होती है बैंड ओरिजिन के हमारे पास। अब ध्यान से देखो, हम स्पेक्ट्रा को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखो ये हमारे पास स्पेक्ट्रा है, ये लोअर
रोटेशनल स्टेट्स, अपर रोटेशनल स्टेट्स। तो ये केस हमारे पास डेल जे इज इक्वल टू +1 का है, ये डेल जे इज इक्वल टू -1 का है, और ये डेल जे इज इक्वल टू 0 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू ब्रांच जो है ना, म्यू ये क्या है, बार है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये वेव नंबर है। तो जो क्यू ब्रांच है वो वेव ओरिजिन के काफ़ी क्या है, पास में है। अब वेव ओरिजिन हमारे पास कब मिलता है, देखो वेव ओरिजिन जो है ना, वेव ओरिजिन हमारे पास ये होता है, हमने किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब और गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर जो रोटेशनल स्टेट्स है ना, उनमें जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बैंड ओरिजिन। ध्यान से समझो, फॉर अ गिवन, देखो मेरे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी, मोस्ट पोटेंशियल से हम शो करते हैं। मान लो इन दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है ना, देखो ये जो इसका लोअर लेवल है और इसका जो ये लोअर लेवल है, इन दोनों के बीच में जो इस वेव नंबर आता है इसको बोलते हैं म्यू बार। ठीक है ना, इसका जो लोवेस्ट पोटेंशियल है और इसके लोवेस्ट पोटेंशियल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है ये होता है म्यू बार ई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इनके बीच में अब ध्यान से देखो, इसका एक वाइब्रेशनल लेवल और इसका एक वाइब्रेशनल लेवल, तो ये दो वाइब्रेशनल लेवल मुझे हो गए, है ना। अब इन दो वाइब्रेशनल लेवल में इसके भी में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स, इसके में भी क्या होंगे, बहुत सारे रोटेशनल लेवल। उन रोटेशनल लेवल का ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं हम। तो उन रोटेशनल लेवल में यदि डेल जे मेरा -1 होगा पी ब्रांच, डेल जे +1 होगा आर ब्रांच, डेल जे मेरे पास क्या होगा, क्यू 0 होगा तो क्यू ब्रांच होगा। समझ में आई बात मैं क्या कहा। तो फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्टेट। तो ये होता है हमारे पास बैंड ओरिजिन, है ना। फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वो गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स हमें क्या मिल रहा है, बैंड ओरिजिन मिल रहा है। समझ में आया? तो ये है। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान नोट कर सकते हो, जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगा ना, क्यू ब्रांच में हम क्या देख रहे हैं, जो वैल्यू है आगे मतलब स्पेसिंग है बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है, हम अभी इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे ठीक से। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो जनरल फॉर्मूला मेरे पास होता है वेव नंबर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, वो ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस जनरल वेव फॉर्मूले में यदि डेल जे मेरा प्लस होगा तो पी ब्रांच, माइनस होगा तो क्यू ब्रांच, वो आर ब्रांच, वो सॉरी पी ब्रांच। डेल जे मेरा क्या होगा, +1 तो आर ब्रांच, और डेल जे क्या होगा, -1 तो पी ब्रांच। लेकिन सिलेक्शन रूल जो होगा क्यू ब्रांच के लिए, हमने क्यू ब्रांच ही पढ़ना है। तो हमारे पास डेल जे यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है, दोनों लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, यानी 1 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 2 से 2 में ट्रांजिशन हो सकता है, 3 से 3 में, 4 से 4 में, तभी तो डेल जे 0 आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है ना, समझ में आया, ये ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं है। इसी वजह से ना क्यू ब्रांच में जो लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा उसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 से 0 में ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं है। ये डेल जे भी तो 0 आएगा इस केस में, लेकिन ये अलाउ नहीं होता। तो लोएस्ट जो रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा। तो लाइंस मेरे पास क्या आएंगी, Q1 Q2 Q3। समझ में आई बात? ठीक है, यदि बी डैश मेरा नेगेटिव हो जाए, क्या वो नेगेटिव, अब इस बात को यहाँ ध्यान से देखो, अब गौर से इसको नज़र करना। देखो हमने क्या करना है, अब मेरे पास वेव नंबर यही तो है, अब ये तो दोनों इक्वल आ गए, तो मेरे पास क्या आएगा, यही तो आएगा। मैंने स्मॉल क्वांटम वो जो छोटे वाला रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसके टर्म्स में लिखा है। तो यदि ये नेगेटिव होगा, देखो ये नेगेटिव होगा, तो देखो म्यू नोड में से कुछ वैल्यू घटेगी, है ना। यदि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें से कुछ नेगेटिव कुछ घट रहा है, समझ में आया। तो म्यू नोड से कम पे क्या आएगा, लाई करेगा वेव नंबर। तो ये उसी का केस है, ये मेरा म्यू नोड है ना, तो म्यू नोड से इस साइड तो वैल्यू म्यू बार की बढ़ रही है ना, और इससे क्या होगी, कम हो रही है। तो देखो बैंड ओरिजिन क्या लेफ्ट में लाई कर रहा है, राइट में भी कर सकता है, लेकिन ये किसका केस है, हमारे पास जब ये क्या है, वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है ना,
तो ये क्या आई मेरे पास, नेगेटिव आई, तो वेव नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब गौर से ध्यान से देखो, वेव नंबर क्या है मेरे पास, कम। और वेव नंबर एक्चुअली में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो होता है वेव लेंथ के, तो वेव नंबर कम है तो वेव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, यानी बैंड क्या है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वो ये यदि नेगेटिव होगा तो ब्रांच में स्प्रेडिंग होगी, है ना, समझ में आया, ठीक है। और जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ेगा ये और आगे की तरफ जाएगा लेफ्ट में, म्यू बैंड ओरिजिन से, ठीक है ना। और बैंड जैसे मैंने बताया ये मेरे पास क्या हो रहा है, बैंड ओरिजिन से कम, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक कम, ये वैल्यू हम जैसे जैसे जे बढ़ाएंगे म्यू नोड में से और कम होता जाएगा, वेव नंबर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा, यानी ब्रांच शिफ्ट टुवर्ड्स रेड, वेवलेंथ ज़्यादा यानी ब्रांच टुवर्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स रेड। यदि पॉजिटिव हो, यदि ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव, तो वेव नंबर में कुछ जुड़ेगा, है ना, वो म्यू बार से इस साइड लाई करेगा। तो इस केस में कहाँ क्यू ब्रांच आएगी मेरे पास, म्यू बार से ये बैंड ओरिजिन से इस साइड क्यू ब्रांच लाई करेगी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, वेव नंबर ज़्यादा आ रहा है, हम वेव म्यू नोड के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं, है ना, वेव नंबर ज़्यादा आ रहा है, वेव लेंथ कम, यानी बैंड डिग्रेडेड टुवर्ड्स वॉयलेट, समझ में आया। अब बात यदि हम करें, देखो जो कॉमन पैराबोलिक इक्वेशन होती है हमारे पास आर और पी ब्रांच की, तो हम ये होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जे डबल डैश आएगा, तो आर ब्रांच के लिए एम का वैल्यू जे डबल प्लस 1 और एम का वैल्यू माइनस जे होता है पी ब्रांच के लिए। सिमिलरली क्या, सिमिलरली हम पैराबोलिक इक्वेशन लिख सकते हैं क्यू ब्रांच की। अब कैसे लिखना है, अभी ध्यान से देखो, यदि मैं जे डबल डैश को एम मान लूँ तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा यही तो ध्यान से देखना है, तो ये एम स्क्वायर प्लस एम, ये क्या बना, एम स्क्वायर प्लस एम ही तो बना, तो एक बार इसकी एम स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास क्या बनेगा, ये एम स्क्वायर की प्लस, और एक बार क्या कर दो, एम में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एम में, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो मेरे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन बन गई सिमिलरली, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जहाँ पे एम का वैल्यू क्या है, जे डबल डैश है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, ये बार है, वेव नंबर है ना इसलिए बार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये मेरे पास है पैराबोलिक इक्वेशन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन जब हम करेंगे ना, ये क्या है एम स्क्वायर, ये क्या है एम स्क्वायर। अब पैराबोलिक तो एम टर्म जो है एम स्क्वायर की वजह से ही आता है, यदि एम स्क्वायर ना हो सिंपली एम हो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यदि मैं ग्राफ बनाऊं वेव नंबर और किसके बीच में, एम के बीच में, तो लीनियर आना चाहिए, लेकिन यदि वेव नंबर और एम स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो पैराबोलिक आना चाहिए, और दोनों में क्या है हमारे पास एम स्क्वायर टर्म क्या है सेम है, तो दोनों का जो पैराबोलिक ग्राफ आता है उसका वर्टेक्स भी क्या होता है सेम बनता है। सिंस द टर्म इन एम स्क्वायर इज द सेम इन बोथ द इक्वेशंस द वर्टेक्स ऑफ क्यू पैराबोला एंड आर पी पैराबोला सेम होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, ये हमारे पास है, ये पी पैराबोला हो गया, ये आर पैराबोला हो गया, ठीक है ना, ये है। और ये हमने ग्राफ जानते हैं किसके लिए बनाया, ये जब हमारे पास ये क्या होता है नेगेटिव होता है, बी डैश माइनस बी डबल डैश क्या होता है नेगेटिव, तो मेरे पास ब्रांच आता है रेड हेडेड, ठीक है ना, रेड डिग्रेडेड, ठीक है ना, रेड डिग्रेडेड बैंड। देखो ये रेड, ये बैंड हेड जो है ना यहाँ है, वर्टेक्स पर बैंड हेड है, ये जो मेरे पास बना है ना बैंड हेड, तो मैं निकाल सकता हूँ वेव नंबर, इस एक्सिस पर ही तो वेव नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है बैंड हेड है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन हम तो क्यू ब्रांच के बारे में पढ़ना है, तो क्यू ब्रांच देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया, ध्यान से देखो, यदि ये मेरा क्या हो नेगेटिव हो, यदि ये क्या हो नेगेटिव हो, तो हमारे पास ये तो ये क्या आएगा माइनस, सॉरी ये ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो यदि ये टर्म क्या हो जाए नेगेटिव और m का वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँ, m मेरे पास क्या है जे डबल डैश है, यानी 1 2 3 4 यही तो है,
यदि मैं m का वैल्यू रखूँ और ये क्या आ जाए, टर्म नेगेटिव आ जाए, तो बैंड ओरिजिन में से वैल्यू घटेगी, तो म्यू वेव नंबर क्या आएगा, कम आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ेगा वेव नंबर मेरा क्या होगा, कम होगा। तो मेरे पास जो बैंड ओरिजिन है इस तरीके से है। मान लो m का वैल्यू कुछ रखा, वेव नंबर क्या है ये, तो यानी इस एक्सिस पे यहाँ पे है, m का वैल्यू बढ़ा दिया तो यानी मेरे पास क्या आया, ये, ठीक है ना। अब m का वैल्यू फिर बढ़ाया तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पर ये, तो वैल्यू घट रहा है वेव नंबर का, ठीक है ना। ये किस केस, कौन सा केस है, जब हमने नेगेटिव लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो बी डैश वी डैश आर नॉट वेरी डिफरेंट, है ना। देखो डिफरेंट नहीं है कहने का मतलब इनमें डिफरेंस तो होता है, इन दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर आता है। क्यों पैराबोला इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस ऑलमोस्ट एट राइट एंगल फॉर्मिंग अ हेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू ब्रांच। जो क्यू ब्रांच है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो क्यू ब्रांच है हमारे पास बैंड यहीं फॉर्म हो जाता है, बिगिनिंग में ही हमारे पास यहीं बैंड क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। यदि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ, ये मैं जैसे बताया, हम ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जब ये 90 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो देखो यदि मैं ये वाई लूँ, ये एक्स लूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास स्लोप है ना, ये जो स्लोप है, देखो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा यस डैश डैश से करता हूँ। ये जो स्लोप है क्या आना चाहिए, डी एक्स बटे में डी वाई क्या आना चाहिए, 0। आप सोच रहे होंगे डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का, है ना, डी वाई बाई डी एक्स तो इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो ये क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। तो मैं ये कंडीशन लगा के यहाँ पर, इस पर यदि मैं यहाँ पर तो m है, यहाँ पर क्या है, म्यू है, यदि म्यू को m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या आना चाहिए, 0। तो वहाँ से मेरे पास m का वैल्यू निकलेगा, और m का वैल्यू क्या है, मैं होता है क्यू ब्रांच में j डैश का, यानी j डैश का वैल्यू निकलेगा, यानी j डैश का वैल्यू मुझे बताएगा कि बैंड बना कहाँ है एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे आर ब्रांच में बैंड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, फिर उस बैंड वर्टेक्स पर हुआ है, फिर वर्टेक्स से वो ये टर्न लिया है। अब ध्यान से देखो, तो हमने कुछ नहीं करना, जे एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो या जे के बाद एक ही है, क्योंकि एम बराबर जे ही है। तो हमारे पास इक्वेशन तो यही है, ठीक है ना, यही तो है जे क्यू ब्रांच के लिए जे स्क्वायर। अब इसको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट कर लिया जे के रेस्पेक्ट में, ये तो 0 कांस्टेंट है, ये 1 आ जाएगा, सिंपली ये बचेगा, ये 2j हो जाएगा, फिर 0 के इक्वल रख देंगे। जब इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा ये दोनों कट जाएंगे, जे का वैल्यू -1/2 आएगा। यानी मेरे पास एक्चुअली में बैंड जानते हो कहाँ बना है, ध्यान से देखो, m का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगा, यहीं तो होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये है ना, ये यहाँ पे मेरा m = -1/2, या कैसा, रियलिटी में -1/2 तो नहीं होता, ये हमने थ्योरेटिकली किया है ना। ग्राफ पे हमने पता किया है कि बैंड हमारे पास जे डैश जो होगा -1/2 पे मेरे पास क्या मिलेगा, बैंड हेड मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आया, ये है। अब यदि मैं इसका वैल्यू इसी में रख दूँ वापस, है ना, तो यहाँ पे देखो मेरे को पता चल जाएगा ना बैंड हेड का, उस बैंड हेड का वेव नंबर क्या है, किस वेव नंबर पर है। तो हम यहाँ से इसको बना सकते हैं, तो देखो -1/2 रख देंगे तो ये मेरे पास ये आएगा, ठीक है, या -1/2 रखेंगे +1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। देखो -1/2 +1/4 क्या देगा मेरे पास, -1/4, है ना। इन दोनों को सोल्व करेंगे -1/4 आएगा। तो देखो ये म्यू क्यू हेड आ गया, समझ में, द पोजीशन ऑफ क्यू हेड इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग -j -1/2 इन द क्यू ब्रांच। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम एनालिसिस यदि करें, देखो यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, देखो दिस मीन्स नो लाइन्स वेरी क्लोज टू वर्टेक्स ओकर। देखो वर्टेक्स के पास में ना कोई लाइन्स ओकर नहीं कर रही, दिस मीन्स नो लाइन्स वेरी क्लोज टू वर्टेक्स ओकर एंड देर इज नो रिटर्निंग लिम्ब ऑफ द क्यू पैराबोला। -1/4 एक्चुअली में होता नहीं है ना,
तो क्या लाइन वर्टेक्स के पास का जो हेड है वहाँ कौन सी लाइन करेगी? कोई लाइन एक्चुअल में लाई नहीं करेगी। समझ में आया? ठीक है ना। लेकिन हमें थ्योरेटिकली जो हमें लाइन मिलती है, हमने क्यू हेड तो हमने निकाल लिया। तो यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो बैंड ओरिजिन में से क्या होगा? कुछ घटेगा। द स्पेसिंग बिटवीन द क्यू लाइन्स इंक्रीजेज रैपिडली एंड क्यू हेड इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। मतलब हम क्यू हेड को ठीक से पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्यू हेड को हम ठीक से पहचान भी नहीं, ये वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो ओरिजिन से हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। और स्पेसिंग जो होती है हमारे पास और लाइंस की, वो क्या होती है? अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में ये था हमारे पास, ठीक है ना, ये है, ये काफ़ी पास में लाई करता है। इसके डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे हम किसके बीच में? देखो म्यू नोड में माइन में से कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? तो यदि ये वैल्यू मेरे पास बहुत ज़्यादा होगी तो बैंड हेड मेरे पास कहाँ लाई करेगा? दूर लाई करेगा म्यू नोड से। यदि कम होगी तो मेरे पास क्या होगा? बैंड हेड पास में लाई करेगा और हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यदि ये लार्ज होगा तो स्पेसिंग जो है ना क्यू लाइंस की वो बढ़ेगी, ठीक है ना। स्पेसिंग क्या होगी? क्यू लाइंस की बढ़ेगी। और ये क्यू हेड इज नो, ये गलत हो गया ना यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, सॉरी, ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है। यदि ये स्मॉल होगा तो बहुत ही कम वैल्यू घटेगी और जो क्यू हेड है ओरिजिन के पास होगा और हम उसको क्यू म्यू नोड और बैंड हेड के पोजीशन को बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्मॉल आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बात करें, द क्यू हेड इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन इन वाइब्रेशनल एनालिसिस। अब हम क्यू हेड की मदद से देखो कैसे पता करेंगे। ध्यान रखो, बैंड ओरिजिन की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। अब हमारे पास क्या है? क्यू ब्रांच, सिंपली क्यू ब्रांच की हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये तो होती है एम स्क्वायर प्लस एम ई, तो है ये सिंपली है। यदि मैं यहाँ पर ये वाई ले लूँ, ठीक है ना, प्लस, अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या ले लूँ? एक्स, और ये क्या हो जाएगा? एम। तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। तो प्लॉटिंग म्यू क्यू अगेंस्ट जे प्लस वन, तो इसको इस तरीके से, यहाँ पर तो हमारे पास हम क्या कर लें, ये लिया और यहाँ पर इसका वैल्यू प्लॉट कर लिया। समझ में आई बात? ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास? स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि मैं एक्स का वैल्यू, ये मेरे पास इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है ना। जिसका स्लोप क्या देगा? डिफरेंस। जो स्लोप है यहाँ पर एम का वैल्यू वो नहीं है, स्लोप है यहाँ पर, ठीक है ना। ये होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, ध्यान हो आप लोगों के, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये m वो नहीं है, मैं क्यू ब्रांच वाला m नहीं है ये। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जो स्लोप होगा हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्लोप है। तो स्लोप क्या देगा? ये देगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी लेक्चर में, तो तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।